हम लोगों ने देख ली है अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आज हमें देखनी है लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली आज हमें क्या समझना है, लॉन्गिट्यूड समझना है। तो देखो लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मुझे लगता है कि इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपकी एक बेहतर समझ भी हो जाएगी और उसमें से आपको प्रश्न भी फंस जाएंगे। तो हमें देखना क्या है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं देखो, ये क्या है, अर्थ है। बेसिकली ऑल लॉन्गिट्यूड लाइंस आर इमेजनरी लाइंस। ये सभी एक कैसी है, काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको हमने क्यों बनाया, ताकि हम अर्थ को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, देखो ये लाइन है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, यानी इसी को हम कहते हैं ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच रेखा, ठीक है। और ये लाइन है इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। ये कौन सी है, भूमध्य रेखा। ठीक, अब देख लो कि बेसिकली देशांतर रेखाएं हैं कौन सी। देखो होता क्या है, हम इक्वेटर को ग्रेट सर्किल भी बोलते हैं। तो इक्वेटर ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्किल। इसको हम महान व्रत भी कहते हैं। क्या बोल दिया हमने इसको, महान व्रत। महान व्रत, देखो इससे एक डेफिनेशन बन जाती है। अब जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं महान व्रत को बीच से काटती हैं। अगर मैं इसको ग्लोब मान लूँ तो सारी की सारी ऊपर से जो नीचे तक रेखाएं खींची जाएंगी, क्योंकि ये 0 डिग्री है तो इसको सारी की सारी आधी काटेंगी। तो सीधी सी बात है। देखो एक डेफिनेशन, देखो हमें पहली बात की कोई रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट है जो समझना है। अगर समझोगे तो रटाई वाला मसला खत्म हो जाएगा, और ज्योग्राफी को समझोगे ना तो बहुत मजा आएगा। रटने की कोशिश करोगे तो बोरिंग भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो रटना नहीं है, ठीक है। देख लो, अब ये 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन। इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रीनविच या योमोत्तर लाइन भी बोलते हैं, यमयोत्तर रेखा। इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। कुछ भी आ जाए, मतलब ग्रीनविच लाइन है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो ग्रेट सर्किल है, अच्छा ये फ्रंट में नहीं देखना है, ये पूरे ग्लोब पे चारों तरफ लाइन है, एकदम गोल किया हुआ है इसने। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेट सर्किल। ऑल लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट द इक्वेटर, ठीक है। ये क्या है, ये महान व्रत को बीच में से काटती हुई रेखाएं हैं, और इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे। एक तो डेफिनेशन ये दे सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, देखो लाइन दैट्स आर कनेक्ट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। वे रेखाएं, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोला, उत्तरी गोलार्ध। और हम इसको क्या बोल देंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर।
यानी उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। लाइंस दैट्स आर कनेक्ट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वे रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध तक जोड़ती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, देशांतर रेखाएं। इसके अलावा देखो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में ना एक बेसिक डिफरेंस समझ लो जिससे प्रश्न आता है। ऑल लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं, ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू इक्वेटर, ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल विद इक्वेटर। देखो यहां से अब ये लाइन होगी, ये सारी की सारी इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे तो सभी भूमध्य रेखाएं क्या हो जाएंगी, यानी अक्षांश रेखाएं क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जबकि देशांतर रेखाएं पैरेलल नहीं होती, इक्वेटर पर इनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। देखो मान लो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर ये डिस्टेंस धीरे 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 कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पे आके सभी अक्षांश रेखाएं सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0। जबकि यहाँ पे इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। तो ये कॉमन फैक्ट है जो आपसे पूछा जाता है। सभी देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बराबर नहीं होती ग्रेट सर्किल पर, इट मीन्स इक्वेटर के पास इनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इनका डिस्टेंस 0 हो जाता है। तो उम्मीद है देशांतर रेखा समझ में आई होगी। अब जो एक मानक देशांतर रेखा की जो परिभाषा है वो मैं लिख देता हूँ, देशांतर रेखाओं से फिर हम आगे चलेंगे। तो देखो हम देख लेते हैं कि इसकी एक जो डेफिनेशन बन सकती है वो क्या बन जाती है, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल से लाइन ड्रॉ होगी, line from north pole to south pole that passes through Greenwich in London, ठीक है। लॉन्गिट्यूड इज मेजर इन डिग्री, और ये जो है इसको हम क्या नाप रहे हैं, डिग्री में नाप रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी ग्रीनविच रेखा है वो प्रधान देशांतर रेखा है। अगर कोई कह दे कि ये कौन सी रेखा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्रधान देशांतर रेखा। देखो अब हम इसकी एक परिभाषा हिंदी में देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली रेखा के पूर्व या पश्चिम में, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली रेखा के पूर्व या पश्चिम में, सॉरी ये पूर्व है ये पश्चिम है, पूर्व या पश्चिम में उस रेखा की दूरी, किस रेखा की दूरी। अब देखो मैं यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लूँ, इससे मान लिया मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया। अब मैं जब उत्तर से दक्षिण तक मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करूँगा और इसको जब मैं डिग्री में मेज़र करूँगा तो यही क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा है। तो वो यही कह दिया, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली रेखा के पूर्व या पश्चिम में किसी स्थान की दूरी, यानी वहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये जो दूरी है वही क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा है। सीधी सी बात इतनी समझ लो, लाइन दैट्स आर कनेक्ट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नोन एज देशांतर रेखा, ठीक है। चलो अब इससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देखेंगे कि फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी लॉन्गिट्यूड की विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक। देखो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन इज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू द लंदन। देखो ये 0 डिग्री है और पासिस थ्रू कहाँ से है, कहाँ से निकलती है, यानी ये ग्रीनविच लाइन लंदन से निकलती है। पहली बात, लंदन से गुजरती है। एक तो प्रश्न यही हो गया आपका जो इंपॉर्टेंट मोटा मोटा आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो फिर हमसे कुछ पूछता है कि टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो हमें इसका काउंट करना है। कुल देशांतर रेखाएं, देख लो इसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं।
तो देखो इसको हम प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं 0 डिग्री। इससे अगर हम इधर जाएंगे, देखो स्फीयर कितने 360 डिग्री होता है, गोला कितना होता है 360 डिग्री का होता है। अगर मैं इससे 180 डिग्री ईस्ट में जाऊं और मैं इससे 180 वेस्ट में जाता हूं, अगर मैं यहां से जब ईस्ट की तरफ 180 जाऊंगा और जब वेस्ट की तरफ से 180 जाऊंगा तो ये दोनों लाइन तो सेम ही हो जाएंगी ना, कॉमन हुई या नहीं। आप 0 डिग्री से चलना शुरू करोगे, चाहे तो गोले के इधर से चले जाएं तो भी 0 के एकदम पीछे 180 मिलेगी ईस्टर्न हेमिस्फीयर से, और अगर आप वेस्टर्न से भी जाओगे तो 180 तो कॉमन हो गई ना आपके पास में ये, ठीक। तो वो यही कह रहा है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट इज सेम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। यानी कि 180 डिग्री चाहे ईस्टर्न हेमिस्फीयर से जाएं वेस्टर्न हेमिस्फीयर से जाएं तो वो हमें क्या मिल जाएगी, कॉमन लाइन मिल जाएगी, ठीक है। और देखो ईच लॉन्गिट्यूड सेपरेट बाय 1 डिग्री, ये जितनी भी लाइनें ड्रॉ की गई हैं इनका हर एक डिग्री पर, तभी तो 360 डिग्री हुए। ऊपर से अगर मैं 1 डिग्री से हर डिग्री से लाइन खींचूंगा तो गोला कितना 360 डिग्री का होता है। तो ऊपर से लेके सारे तक मैंने 1-1 डिग्री पे सारी की सारी लाइन खींची हुई हैं, तो कुल मिला के मुझे कितना मिल गया, कुल 360 डिग्री मिलता है, ठीक है। अब जाओ देखो ईच लॉन्गिट्यूड सेपरेट बाय 1 डिग्री और डिस्टेंस कितना है, यानी कि एक डिग्री को चलने के लिए दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर है, इसको आप याद कर लेना। तो ईच लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है वो कितना है, 111.32 किलोमीटर है। तो क्या ये फिक्स है, सब जगह बराबर रहेगा, नहीं। अब देखो यहाँ पे तो 111.32 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप ऊपर चलते जाओगे ये कम होता आएगा और पोल्स पे डिग्री डिफरेंस 0 हो जाएगा। कैसे होगी देख लो, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्षांश रेखाओं में सारी रेखाएं पैरेलल हैं, उनके बीच की सभी दूरी भी बराबर होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न आपसे आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से करना। देखो अभी दिखा भी देता हूँ मैप में, यहाँ पे डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊपर गई ये 0 होता चला गया। अब जो अगली चीज़ हमें इसमें करनी है वो ये देखना है कि टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन्स कितनी है, ठीक है। देखो इधर देखो ये 0 डिग्री, अब मोटा मोटा हमें दिखाई दे रहा है 360 डिग्री तो हो ही गए, 360 डिग्री तो हो ही गए, ठीक। अब यहां से अगर मैं चलना शुरू करूंगा तो 0 से 1 डिग्री इधर, 0 से 1 डिग्री इधर, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में तो 2 डिग्री का गैप हो गया, ऐसे समझो ये 0 डिग्री, ठीक। अब यहां से लिया मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, ऐसे कर। अब यहां पे 1 डिग्री वेस्ट में, 1 डिग्री ईस्ट में, फिर 2 डिग्री, 3, 4, ऐसे ही करके 5, 6 करता हूं। अब देखो डिग्री डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिग्री डिफरेंस होना चाहिए 1, लेकिन जहां पे कि ये ग्रीनविच लाइन है 0 है, तो ये 1 से 1 कितना हो जाएगा, ये तो 2 डिग्री का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उसकी 1 डिग्री हम और काउंट करेंगे यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, 360 प्लस 1 डिग्री बराबर 361 डिग्री। यानी अर्थ पे कुल कितने लॉन्गिट्यूड हैं, तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स का नंबर कितना आ गया, 361। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल longitudes is बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 361 हैं कुल देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या है समझ में आई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि देशांतर रेखाओं को समय निकालने के लिए किस तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है।
अब देखो हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड को टाइम निकालते समय किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है या किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखो ये जो ग्रीनविच लाइन है ये 0 डिग्री पर है। ठीक, अब ये वेस्ट, ये ईस्ट, लिखा ही होगा कहीं ना कहीं, नहीं लिखा है लिख दो। सूर्य कहाँ से निकलता है? सूर्य निकलता है पूरब से, यानी हम मान लेते हैं सन कहाँ से निकल रहा है? सन निकल रहा है इधर से। सन कहाँ से निकल रहा है? सन निकल रहा है यहाँ से। ये यहाँ से सन निकला हुआ है, तो सूर्य कहाँ से निकल रहा है? ईस्ट से निकल रहा है। अब देखो होता क्या है, अब इस हेमिस्फीयर में यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सुबह पहले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ग्रीनविच रेखा से ही समय का निर्धारण किया है, यानी स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो कहाँ फिक्स है? वो फिक्स है ग्रीनविच पर, और इसको हम मानते हैं 12। देखो जिस मेरिडियन लाइन पर भी यानी जिस देशांतर रेखा पे भी सूर्य सीधे चमकेगा वहां पर 12 बजे होंगे। देखो हमें देखना क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड लोकल टाइम्स। लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग लोकल टाइम्स को हम कैसे मेज़र करते हैं वो हमें देखना है। अब ये देखो, ये ग्लोब है, अर्थ का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मान लेते हैं ये एक देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा ये है, दिखाई दे रही होगी अब तो, और एक देशांतर रेखा ये है। ठीक है, एक देशांतर रेखा ये है। जिस पर भी सूर्य आएगा, मान लो यहाँ पर सूर्य आएगा तो यहाँ पे माना जाएगा कितने बजे हुए हैं? 12, यानी दोपहर में 12 बजेंगे, और यहीं से यहाँ का स्थानीय समय क्या होगा? निर्धारित होगा। अब होता क्या है कि सन को 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, यहाँ हम लेके चल रहे हैं 15 डिग्री का डिफरेंस लेके चल रहे हैं अभी लॉन्गिट्यूड पे, ताकि आपको समझ में आए। तो देखो यहाँ पे सन अभी है, 15 डिग्री ट्रेवल करेगा, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते हैं, तो यानी 15 डिग्री चलने में कितना टाइम लग जाएगा? 60 मिनट लग जाएगा। अब यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? इस एरिया में दिन के 12 बजे होंगे। फिर जिस लॉन्गिट्यूड पे भी सूर्य होगा वहाँ से स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है, और वहाँ माना जाता है कि अब क्या समय हो रहा है? 12 बज चुके हैं। जिस देशांतर रेखा पे, ये कोई सी देशांतर रेखा समझ लें, मान लिया कि इस देशांतर रेखा पर है सन, अभी ये यहाँ से 0 है तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, इस पर 12 बजे होंगे। यानी कि जिस देशांतर रेखा पे भी सूर्य सीधा चमक रहा होगा वहां स्थानीय समय क्या होगा? 12 नून। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब अर्थ का रोटेशन कैसे होता है उसके अकॉर्डिंग समय कैसे निकालते हैं। अर्थ को 1 डिग्री चलने में, अर्थ को देखो, अर्थ रोटेट्स 1 डिग्री बाय 4 मिनट्स। अर्थ अपने अक्ष पर घूमने में 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लेती है। ठीक, तो अब देखो 15 डिग्री चलने में कितना टाइम ले लेगी? 4 करेंगे तो 60 घंटे, 60 मिनट। यानी कि पृथ्वी अगर 15 डिग्री चलती है तो उसको कितना समय लगेगा? लगभग 1 घंटा। अब देखो, आपको कहा जाता है कि भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। आपको बचपन से यही पढ़ाया गया ना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आगे है कितना? 5.5 घंटे ग्रीनविच टाइम से, यानी ग्रीनविच से भारत का समय नापा जाए तो कितना आगे है? 5.5 घंटे। अब ये कैसे है इसे हम देखेंगे।
ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? अब जा देख लो। ठीक, अब मान लेते हैं कि यहां पर एक लाइन है, ये लाइन है कैंसर, कर्क रेखा। ये कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा पर भारत स्थित है, यानी भारत को दो भागों में डिवाइड करती है कर्क रेखा, हमने पढ़ाई है। अच्छा, भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स है 82.5 डिग्री नैनी इलाहाबाद पर। भारत का मानक समय कहां पे निर्धारित है? 82.5 डिग्री नैनी इलाहाबाद पे। ठीक है, तो जीरो से ग्रीनविच से टाइम हमने प्रधान युमोत्तर लाइन से हमने क्या किया है? टाइम नापा है। अब देखो ऐसे समझ लो, ये 0 डिग्री है, ग्रीनविच लाइन है। भारत का समय जो है वो कहाँ पे है? इस तरीके से एक लाइन आई है, यहाँ पे हमारा इलाहाबाद है, और ये जो लाइन है ये 82.5 पर है लॉन्गिट्यूड पर, यानी देशांतर रेखा। ये प्रयागराज है। ठीक, यानी यहां से भारत का समय जहां निर्धारित है वो डिग्री डिफरेंस कितना है? वो डिग्री डिफरेंस है 82.5 डिग्री। ठीक, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से कितना आ गया। तो देखो, अर्थ को 1 डिग्री चलने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। चलना कितना है? अर्थ रोटेट कितनी होनी है? धरती घूमनी कितनी है? अभी ये फेस सामने है, फिर सन यहां आएगा, यहां आएगा, ऐसे होते होते इसके सामने आना है ना सन को, ऐसे घूम के। तो देखो, अब 82.5 इंटू 4 करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा? 0 0 330 मिनट। 330 मिनट, यानी कि जब हम इसको कितना आ गया? 82.5 आ गया है। 1 डिग्री चलने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं, तो इतना चलना है तो 330 मिनट हो गए। अब 330 मिनट को हम लोग घंटे में बदल देंगे, आस में बदल देंगे, तो 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 5.5। 5.5 को जब मैं आस में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे। यानी ग्रीनविच से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे इस तरीके से है। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूड को हम स्थानीय समय के निर्धारण के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो आज आपने देखा लॉन्गिट्यूड, आज आपने देखा लॉन्गिट्यूड से स्थानीय समय को कैसे निकालते हैं, और भारत का समय 5.5 घंटे आगे है तो कैसे आगे है। एक और चीज, जब भी आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाओगे तो दिन बढ़ जाएगा, आप अगले दिन में पहुंच जाओगे। देखो सुविधा यहाँ है, यहाँ से कोई बंदा ट्रैवल करना शुरू करता है, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर से इधर ईस्टर्न में पहुंच जाएगा तो सूर्य के प्रकाश में पहुंच गया, यहाँ दिन बदल गया। इसका मतलब है कि जब भी कोई ईस्ट की तरफ ट्रैवल करेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, और जब वो वेस्ट की तरफ ट्रैवल करेगा तो टाइम घटेगा नहीं, टाइम विल बी रिमेन कांस्टेंट। अब देखो कैसे, इसको देख लेते हैं। अभी सन की पोजीशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और हम क्या देखते हैं कि सन कहाँ पे, इसको मान लेते हैं 0 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। अभी सन की पोजीशन कहाँ है? 45 डिग्री पे है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। सन कहाँ है? सन ऑन 45 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और अब हम इसके रेफरेंस में ये 15 डिग्री 30 डिग्री, तो हम देख लेते हैं 13 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या टाइम होगा। बात समझ पा रहे हो?
सन की पोजीशन कहाँ है, 45 डिग्री इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। इसके रेफरेंस में हम टाइम कैलकुलेट करेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री पर क्या समय होगा, ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हम दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की। देखो सूर्य की पोजीशन 45 डिग्री के ऊपर है, तो यहां पे कितने बज रहे हैं, 12। यही बोलते ना, जिस लॉन्गिट्यूड के ऊपर सन साइन ओवरहेड ऑन लॉन्गिट्यूड, जिस लॉन्गिट्यूड के ऊपर भी होगा तो वहां क्या बजे हैं, 12, 12 एट नून, 12 बजे। ठीक, अब हमें कैलकुलेट कितना करना है, 30 डिग्री वेस्ट में। अब देखो क्या है, यहां से हमें कितना जाना है, 45 डिग्री, तो ग्रीनविच से 45 डिग्री इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, फिर यहां से कितना चलना है हमें, प्लस 30 डिग्री इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अर्थ को इतना ही रोटेट होना है ना, अर्थ को घूमना कितना है, इतना ही घूमना है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5 और 7, यानी 70 डिग्री चलना है। अब 70 को आपको क्या करना है, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो इससे गुणा करोगे, कितनी आ गई है, 300 मिनट्स आ गए, ठीक है। 300 मिनट्स को आप घंटे में बदल दोगे, यानी कि 5 घंटे। ये जो समय है, हमने देखा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में समय पीछे रहता है, तो 5 घंटे कम होंगे। अगर यहाँ पे सुबह के 12 बज रहे हैं, तो 12 में से 5 निकाल दो, कितना आएगा, 11, 10, 9, 8, 7, यानी कि यहां पर सुबह के 7 बजे हैं, 7 AM। बात समझ में आ गई। समय को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्थानीय समय के रेफरेंस से हम देख लेंगे कि सन की पोजीशन कहां है। देखो टाइम कैसे मेजर करते हैं, जिस भी देशांतर रेखा पे सूर्य सीधा चमकेगा वहां पे क्या बजा होगा, 12 बजे होंगे, ठीक। अर्थ को 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगता है, अर्थ को 1 डिग्री चलने में कितना लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। अब आपको कोई भी देशांतर बता दें, आपसे पूछा गया है कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये कौन सा हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न साउदर्न हेमिस्फीयर इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पूछा है। अब देखो कहना क्या है, यहां से आपको कितना चलना है, 0 डिग्री ग्रीनविच तक, तो ये 45 डिग्री ये मिल गया। फिर उससे आगे अर्थ को कितना रोटेट होना है, 0 से 30 डिग्री यहां रोटेट होना है, तो 0 से 30 डिग्री ये हो गया। टोटल मिला के अर्थ की रोटेशन कितनी होनी है, अर्थ की रोटेशन होनी है 45 डिग्री, अर्थ की रोटेशन अप्रॉक्स 45 डिग्री होनी है, और एक डिग्री चलने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो 75 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 मिनट, 300 मिनट को जब घंटे में बदला तो कितना हो गया, 5 घंटे हो गए। अब 5 घंटे हो गए हैं, तो 5 घंटे पीछे जाना है, क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमेशा पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे होता है, ईस्टर्न का आगे होता है। तो क्या करेंगे, जो समय हमें गिवन है, मान लो यहाँ 12 बजे हैं, तो 12 में से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना निकल आएगा, 7 निकल आएगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 15 डिग्री पर दिन के 2 बजे हैं, मान लेते हैं, और ये क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 15 डिग्री पर 2 बजे हैं, 2 PM है। आपसे पूछा जाता है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 15 डिग्री पर क्या टाइम हुआ होगा। अब देखो क्या होगा, यहां से 15 यहां तक जाना है, फिर 15 आगे जाना है, तो टोटल मिला के डिग्री कितना आ गया, 30 डिग्री। अर्थ को 1 डिग्री घूमने कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। ये कितना हो जाएगा, 120 मिनट, 120 मिनट हो जाएगा। अब यहां से आप 120 मिनट टाइम कैलकुलेट कर दो, उतना ही टाइम इसका आगे होगा, यानी कि सीधा सीधा 2 घंटे हो गए। इस समय यहां पर कितना बज रहा होगा, 4 PM। इस तरीके से हम
देशांतर रेखाओं के रेफरेंस में पूरी दुनिया में कहीं भी समय का निर्धारण कर सकते हैं। अब एक बच्चा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इस रेखा के पीछे क्या होगा? डेट लाइन होगी। उस डेट लाइन के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पहले दिन हो जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बाद में होगा, तो वो क्या होगा, वहां पर डेट आगे बढ़ जाएगी। यानी 0 डिग्री के ही एकदम मैं अपोजिट चला जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। टाइम लाइन और डेट लाइन में इतना ही, और इसी के साथ हमारा क्या खत्म होता है, हमारा देशांतर खत्म होता है। अब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मैप पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। बेसिकली मैप है हमारे सामने, मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं कि देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स क्या है। ये देखो, ये ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ग्रीनविच रेखा के पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और इसको देखो हम दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं, लाइन दैट्स कनेक्ट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नोन एज लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो देखो लॉन्गिट्यूड लाइंस की हमें दो बातें पता चल गई, एक कि ये ग्रीनविच रेखा के पूर्वी गोलार्ध में खींची गई रेखाएं हैं और पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई रेखाएं हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता चल गया कि ये रेखाएं उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ती हैं। तो देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आगे जाएंगे तो हमें 30 डिग्री लैटिट्यूड मिलेगा, लॉन्गिट्यूड मिलेगा, फिर हमें 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा, फिर हमें 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा, उसके बाद हमें 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा, 150 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा, और ये जो लाइन है ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बेसिकली नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के तौर पर भी जानते हैं। अच्छा देखो, हम इधर से इस 0 से हम 180 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रही है, ये 0 डिग्री। इससे अगर हम 180 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री और वो 180 डिग्री कॉमन हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसको गोल करेंगे तो यहां से वो रेखा क्या हो जाएगी, वो 0 से 180 डिग्री नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर और 0 से 180 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री एक ही लाइन हो जाएगी। ठीक, इस लाइन को हम लोग बेसिकली समय रेखा के तौर पर भी जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय जो समय का निर्धारण हुआ है, जो स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण हुआ है, वो बेसिकली ग्रीनविच पर हुआ है। ठीक, तो हमने इनकी डेफिनेशन देखी और ये देखा कि इनसे हम क्या, इससे हम समय निकालते हैं, मानक समय निकालते हैं, जबकि 180 डिग्री से हम क्या निकालते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या डेट लाइन के तौर पे हम इसको जानते हैं। अब देखो ये कई जगह पे फोल्ड भी है, दिख रही है। बेसिकली है क्या कि कुछ यहाँ पे आइलैंड्स पड़ जाते हैं, अब बीच में से 180 डिग्री बीच में से क्रॉस करके निकल रही है। अब होगा क्या कि आधे आइलैंड में कुछ और तारीख हो जाएगी, आधे आइलैंड में कुछ और तारीख हो जाएगी। इस कंफ्यूजन को और इस चीज़ को दूर करते हुए हमें जहाँ भी जरूरत पड़ रही है हम क्या कर दें, इसको फोल्ड कर देते हैं, हम इसको मोल्ड कर देते हैं। तो देखो सेम इस तरीके से ही चल रहा है। तो इसके मोड़े जाने का मतलब है या इसको ट्विस्ट किए जाने के पीछे रीज़न ये है कि एक आइलैंड में या एक देश में एक ही टाइम जोन रहे, टाइम जोन चेंज ना हो। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं, देखो 0 डिग्री। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो ग्रीनविच लाइन है या प्रधान यमोत्तर लाइन है, इस लाइन को किस देश से होकर निकाला गया है। तो बेसिकली जो देश है वो यूनाइटेड स्टेट है और ये लंदन से होकर निकलती है। ठीक है, ये प्रश्न है जो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न क्या आता है कि बताओ अंतरराष्ट्रीय समय रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं या ग्रीनविच रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो देखो आपको लिस्ट बनानी है। एक है यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली के बाद हम देखते हैं घाना पड़ता है, और देखो उसके बाद इस रेखा पे और कोई देश नहीं है। तो आपको इनकी हायरार्की क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है, इससे भी क्या जाता है, प्रश्न आपको आ जाता है। एक बार कॉन्टिनेंट और बता देता हूँ इस पर, फिर हम आगे चलेंगे। कॉन्टिनेंट देख लो,
अफ्रीका। अफ्रीका को एशिया से क्या अलग करता है? रेड सी, मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी मिलके अफ्रीका को यूरोप और एशिया से अलग कर देता है। फिर देखो यूरोप, मेडिटेरियन सी के ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है? यूरोप हो जाता है। यूरोप कहां से कहां तक फैला हुआ है? देखो बेसिकली यूरोप की बाउंड्रीज को कैसे डिसाइड किया गया है? यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन के बाद आओगे तो आपको कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बाद ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद आपको क्या मिल जाएगा? मेडिटेरियन सी। तो बेसिकली टर्की के पास से यूरोप को अलग किया गया है। टर्की को जाना जाता है यूरोप में प्रवेश द्वार के तौर पे, ठीक है। तो हमें पता चला कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? वही चीजें क्या करते हैं? एशिया को अलग करते हैं। अब देखो एशिया कैसे आ जाएगी? यूराल माउंटेन से, कैस्पियन सी से, ब्लैक सी होता हुआ, रेड सी होता हुआ ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। तो वो भी आपसे पूछ लेते हैं कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है या यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? ये एक बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो प्रश्न क्या आता है आपसे, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न। तो देखो एकमात्र अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये तीनों लाइनें एक साथ गुजरती हैं। इंडिया को कौन सी डिवाइड कर दी है? कैंसर रेखा कर दी है, ठीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया से इक्वेटर होकर गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया से कैप्रिकॉर्न होकर गुजरती है। तो ये तीनों प्रश्न आपको कर लेने हैं। इसके अलावा देखो ब्राजील एकमात्र साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक साथ गुजरती हैं। ऐसा और कोई देश नहीं मिलता है हमें जिसमें से दोनों रेखाएं एक साथ निकली हों। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका से कौन सी रेखा निकल रही है? बेसिकली निकलती है कैंसर, और कैंसर मैक्सिको को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो इस तरीके से मोटा मोटा क्या है इसकी एक समझ है। और हमने ये देखा कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है।